आइए। आज के जिदनी इल्मा ट्रस्ट के सदर मोहतरम जनाब गुलाम शेख सर व स्टेज अफरोज़ खुसूस मेहमान और व हाजरीन जलसगा, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी छोटी सी स्पीच का आगाज़ एक मशहूर शेर से करना चाहती हूँ कि मैं तो चल पड़ा था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चल पड़ा था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ इस जिदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का और इस मोहतरम ऑल टीम और मेंबर का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस नायाब फंक्शन में आपके सामने एक मौका दिया अपनी बात शेयर करने का। तो मैं भी एक करंटली अभी पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे अपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ जर्नी। तो सबसे पहले मैंने 11th-12th साइंस लिया। मैं बेसिकली खंबात शहर में रहती हूँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। तो 11th-12th साइंस में एडमिशन लेने के बाद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब पहली बार मैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट से मिली, डॉक्टर बंदूकवाला सर से मिली, तो मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज थे। तो बंदूकवाला सर मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला कि बेटा तू साइंस ले, आगे 11th-12th ले, तेरा जो भी खर्चा होगा हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो मैंने एक कदम उठाया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैंने आगे एक कदम भर के 11th-12th साइंस की पढ़ाई मुकम्मल की। फर्दर मैंने बीएससी साइंस में बॉटनी सब्जेक्ट और एमएससी अगेन बॉटनी यहाँ पे बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी से किया और मेरे एमएससी में फर्स्ट रैंक आया और यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला है। अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बंदूकवाला सर मेरी इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। उन्होंने गुजरात टुडे न्यूज़ में मेरा आर्टिकल भी पब्लिश करवाया था। फर्दर मुझे आगे पीएचडी करना था। सब स्टूडेंट्स को पता है कि पीएचडी इट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट, जो मतलब फुलफ़िल करने में बहुत मेहनत और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने अगेन बंदूकवाला सर फर्स्ट ईयर जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, वो फिर से वो मुझे दिकरी ही बुलाते थे कि तू तो मारी दिकरी छे, तारे जे करવું છે बेटा टेंशन ना ले, तारी बद्दी फाइनेंशियली नीड અમે पूरी કરીશું, तू खाली ભણવામાં ध्यान रख। तो बस वो एक हम स्टूडेंट्स को एक पुशअप चाहिए होता है ना, बस वो मुझे तब मिला और मैं आगे मोटिवेट हुई और मैंने एडमिशन ले लिया पीएचडी में। पीएचडी में एडमिशन लिया। एडमिशन के पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स को पता होगा, जीसेट है, गेट है, नेट है, वो मैंने क्वालिफाई किया और पीएचडी में अपने यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। फर्दर पीएचडी टॉपिक मैंने एक यूनिक चूज़ किया है। आप ऑल ऑफ यू नो पता है ना कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, तो यूनानी का बहुत कम है रिसर्च। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अरब लोग एस्टैब्लिश करके आए थे, बाद में उन्होंने इंडिया में अपने मुस्लिम लोगों ने ही उसको एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि उसका बेसिक लिटरेचर अरबी और उर्दू में है। तो बीइंग अ मुस्लिम गर्ल मुझे उर्दू और अरबी आता है, मैंने ये यूनिक टॉपिक चूज़ किया। जो यूनिवर्सिटी में इस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अभी रिसेंटली मैंने जस्ट थीसिस कंप्लीट की है और मुझे मेरा बेसिकली टॉपिक है यूनानी पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन पे। यहाँ पे मेडिकल फील्ड, फार्मेसी फील्ड और साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे जो मेरा टॉपिक अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। यूनानी में कुछ पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस है, मेडिसिन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यूज़ होती है, उसका मैंने स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैलिडेशन किया है और माशाल्लाह वो नॉवल पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन निकले, जिसपे मैंने रिसेंटली अभी और 2 इंडियन पेटेंट फाइल की है, जो अगेन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट ने नहीं की है। तो मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है। अब अगेन फर्दर मैं पोस्ट डॉक और वो भी करना चाहती हूँ। तो ये जो भी मेरी कामयाबी और पहचान है उसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टर बंदूकवाला सर और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि बंदूकवाला सर जब थे तब भी मुझे दिकरी जैसे बुलाते थे और इवन उन्होंने अपने जाने के पहले भी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर से मिलवाया था कि मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन बाद में भी इसकी पढ़ाई का पूरा तुम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना और इस लड़की को जरा भी तकलीफ़ नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर और बंदूकवाला सर, उनसे ही मुझे मिला। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि ये प्रोग्राम का मेन क्या है, इल्म है। तो इल्म की मैं इस पर रोशनी डालना चाहती हूँ कि हमारे, आपको पता है कि इल्म की बात पे
हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही इल्म की रोशनी पे इल्म की बात पे रोशनी डाली थी। तो ये जो भी है आज बड़ौदा शहर में जितने भी तमाम हजरात हैं उस समाज की लॉ को बढ़ा रहे हैं, उसका ही मैं एक परवाना हूँ। तो आप सब यंग स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इल्म ही एक वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, और इल्म ही वो कड़ी है जो हमें अपने मंजिल तक पहुँचा सकती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माहिन कुरैशी को मैं दावत देता हूँ, बेटा स्टेज पर आइए। मैं अब्दुल सत्तार साहब हमारे गुजराती मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मेंबर यहाँ हाजिर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि उनको मोमेंटो दें। माहिन ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है दिल्ली बॉम्बे में, वेल नॉन कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ से RSO की एग्ज़ाम क्लियर की है, MSc फिज़िक्स किया है। सर प्लीज़। मैं दावत दूंगा कामयाब अली बादरपुरा, जिन्होंने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस किया है। बेटा स्टेज पर आइए। मैं फैज़ल फजलानी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आइए और मोमेंटो दें। मैं आदिल हुसैन मणियार को दावत देता हूँ, प्लीज़ स्टेज पर आइए। ये अभी इन्होंने LD इंजीनियरिंग से ही इंजीनियरिंग किया, फिर अभी एक नामवर UK कंपनी में इंजीनियर है। मैं दावत देता हूँ ज़हीर शेख सर को, प्लीज़ आप आइए और मोमेंटो दीजिए। ज़किया बेगम सैयद, जिन्होंने MBBS किया, एनेस्थीसिया में PG किया, GPSC क्लास 1 की एग्ज़ाम भी क्लियर की है और ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल की एग्ज़ाम क्लियर की है। ऑस्ट्रेलिया में है अभी और अभी कुछ दिनों के लिए बड़ौदा आए हैं, तो अभी मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे इकबाल ख़ान सर से कि उनको मोमेंटो दें। हमारे बीच अब्दुल सत्तार साहब हैं, वो भी अपने कुछ ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। मैं दावत देता हूँ सर, प्लीज़ सर, इन ब्रीफ सर प्लीज़। Assalamu alaikum. I still have a problem whether to speak in English or Gujarati, but looking at the audience, I think Gujarati will be a little better. Those who don't know me, my name is Abdul Sattar Sheikh. I've been in USA for 50, 60 years, and vice president of GMAA, which is Gujarati Muslim Associations of America. वो 1909 में एस्टाब्लिश हुआ था और उसका मेन मकसद क्या प्रिजर्वेशन, इस्लामिक कल्चर, फोकस ऑफ डिस्कशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एनलिस्ट गुजराती मुस्लिम इन शिकागो एरिया, स्टूडेंट को हेल्प, ऑल्सो लुकिंग एट वो जो यहाँ इंडिया में भी जो कुछ हो रहा है उसमें जो भी कुछ हेल्प होती है उसमें वी सेंड सम फंड्स, उस मदद करते हैं उसमें। सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल सब ऑर्गेनाइजेशन में वी ट्राई टू हेल्प। इंग्लिश में एक कहावत है कि imitation is the best form of appreciation. So वो जितनी इल्मा से इम्प्रेस होकर कपड़न में मैंने अपने से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एस्टेब्लिश की है 3-4 साल से चल रही है। सो उसमें क्या हुआ था कि मैं जब जाता था हर साल तो लोगों को तकलीफ़ होती थी कि भाई वो एडमिशन नहीं दे रहे थे अपने लोगों को, दे आर डिस्क्रिमिनेशन। सो ये जितनी इल्मा से सीख के वो अतीकुन्निसा और जनाब मोहम्मद डॉक्टर साहब उससे इम्प्रेस होकर मैंने वहाँ चालू की है। सो अल्लाह अभी प्रोग्रेस सारा हो रहा है, विच इज़ गुड।
education is very most important thing, and Disney Ilma is doing it. And it's a good institution. We try to help as much as possible. वो उनको मदद कर रहे हैं हम लोग. वो मेरी वो है अपील कि जो यहाँ से मदद ले रहे हैं स्टूडेंट, जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो उनको पीछे देखकर ऐसी जो संस्था है उनको हमेशा मदद करना. और एंड में आई डोंट वांट टू बोर, सो एंड में वी प्रे दैट ऑलमाइटी अल्लाह फॉर द सक्सेस ऑफ ऑल सच इंस्टीट्यूशन. अल्लाह हाफिज़. एक और हमारी बेटी है जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, बड़ौदा की नैयर माज नाज, जिन्होंने इस साल नीट में 705 मार्क्स स्कोर किए हैं और भोपाल एम्स में एडमिशन मिला है. मैं सिराज ठाकुर सर से गुजारिश करता हूं सर, हमारी बेटी को आप मोमेंटो से नवाजें. हमारे बीच में आखिरी मुकर्रिर है सिराज ठाकुर सर. मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और कुछ अपने ख्यालात से नवाजें हमें. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डाइस पे बैठे मोंगेर मेहमान, डाइस के सामने बैठे हो सारे मेहमान, मेरे बहनें भाई स्टूडेंट्स, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं आज 16th ये जो एनुअल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज इसका गेट टुगेदर है जिडनी इल्मा का, उसमें शरीक होकर बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूँ. मैं डॉक्टर साहब और उनकी सारी टीम को, ट्रस्टीज़ एंड सारी वॉलंटियर्स, सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इट अप. ये छोटे छोटे ये होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है. उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं. लास्ट संडे को जहां डॉक्टर साहब भी आए थे, उनके टीम्स मेंबर भी आए थे, मोइन ट्रस्ट जो जहीर भाई चला रहे हैं उनका प्रोग्राम था. उसको प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद एक लड़की है जो मोइन ट्रस्ट की स्कॉलर थी, वो डॉक्टर बनी है और सूरत हॉस्पिटल में काम कर रही है. प्रोग्राम के एंड में मेरे पास आई, मुझे कहते हैं डॉक्टर सिराज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने उनको कहा कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है, आप मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रही है. वो बोलता है कि जब एफमी का कन्वेंशन हुआ था, 26 कन्वेंशन एट मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर में, मुझे 12वें में ब्रॉन्ज मेडल मिला था. लेकिन मैं उस प्रोग्राम से इतना मोटिवेट हुई कि जब मैं वो मेडल लेने के लिए स्टेज पर गई और सारा मजमा था वो मेरे लिए तालियां बजा रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये ब्रॉन्ज तो कुछ नहीं है, मेरे तो अब कुछ और आगे करना है. उससे मोटिवेट होके वो गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेके वो डॉक्टर बन गई. सो ये प्रोग्राम की इतनी असर होती है, राइट. अब बच्चों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज दे दूं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है. बच्चे, फॉर ए गुड लाइफ एजुकेशन इज द फाउंडेशन. सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल. ऑलवेज कीप ट्राइंग, डू नॉट स्टॉप एफर्ट्स until your victory makes a history. You should never give up hope. Try and try again till you succeed. There will be help and happiness ahead. Keep your chin up. It will be all right in the end. Keep trust in Allah. Always believe in good things to come. पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है. अभी तो आए हैं ज़मीन पर, अभी आसमान बाकी है. अभी तो लोगों ने सुना है आपका नाम, अभी तो उस नाम की पहचान बनाना बाकी है. मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है. मेहनत कच्ची हो तो टूट जाती है, मगर मेहनत आप जैसी हो तो इतिहास बनाती है. रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं.
जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त तो ज़रूर बदलता है। जीत और हार का मदार आपकी सोच पे है। जो मान लो तो हार है, मगर जो ठान लो तो जीत है। अब एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जहाँ ये जितनी लोग आए थे उन्होंने थोड़ा सा पूछा था, उसके बारे में मैं सबको बता दूँ। आपने कनाडा के बारे में अभी जो रिसेंट जो अफवाहें सुनी है वो ज़्यादातर उसमें कुछ सच्चाई है। आज से 5-7 साल पहले जो बच्चे बच्चियाँ आती थी, कोई भी गरीब माँ बाप अपना रिक्शा बेच के या थैला बेच के या 2 बीघे ज़मीन बेच के बच्ची को भेज देता था, तो वो वहाँ आके एडमिशन ले के फिर जॉब करके वीक में 20 घंटे और वीकेंड में ज़्यादा घंटे, और फिर जब वैकेशन होता था 3 महीने का वैकेशन, उसमें पूरे काम करके अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भर देती थी। उसके बाद कोर्स ख़त्म करती थी, उसके बाद 3 साल उसको जॉब करने के लिए वर्क परमिट मिलती थी। वो 6 सालों के अंदर उसको वहाँ का PR मिल जाता था। लेकिन कोरोना के बाद सारी सिचुएशन बदल गई है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और थोड़ी हमारी भी गलती है। माँ बाप 10वीं ग्रेड वाली बच्ची जिसने 10 पास किया है, जो अभी 10 ने 16 साल की हुई, 18 साल की भी नहीं है बच्ची, इतनी समझदार भी नहीं है, दुनियादानी का ही भान नहीं है, उसको कनाडा जैसे माहौल में भेज देते हैं कि जहाँ डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट लोग हैं, वहाँ के कानून भी बड़े अलग है, वहाँ आज़ादी ही आज़ादी है। वो वहाँ तकलीफ़ में आ जाती है और काफ़ी मुश्किलें में हो जाती है। तो मेरी पहले से गुजारिश है, मैं अभी भी कहता हूँ, 10वें 12वें ग्रेड वाले बच्चों को मत भेजो, राइट। और अभी अगर कोई माँ बाप भेजना चाहता है तो मेक श्योर उनके पास काफ़ी पैसे हो। जब लड़का या लड़की फ़ोन करेगा, अब्बा अम्मी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर 2 महीने में आ रही है, वो 7 से 8 हज़ार डॉलर उसकी फ़ीस होगी, वो भेजने की तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके खाने पीने रहने का। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप बदगुमान हो जाओ। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का ये मामला है। इंशाल्लाह वेरी सून 2-3 साल में ये बदल जाएगा, फिर से वापस पहले जैसा होने वाला है। अभी जो किसी के भेजना है वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के लिए या PhD डिग्री के लिए भेजें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वर्क परमिट आसानी से मिल जाते हैं, उनके पॉइंट्स भी हो जाते हैं। ये जो 10वें 12वें आते हैं उनके पॉइंट से नहीं होते, उनको जॉब भी मिल जाती है या फिर उनको एजुकेशन भी हो जाता है, वहाँ के डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन आइदर आईलेट्स में उनका 8 पॉइंट या 7.5 बैंड नहीं है, और 6 पॉइंट में 6.5 बैंड में भेज दिया है, और वहाँ एजुकेशन भी मामूली है, तो पढ़ रहने के बाद उनको PR के लिए पॉइंट्स नहीं मिलती, तो आखिर 3-4 साल बाद वो वापस आना पड़ता है, और फैमिली के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतना खर्च करके भेजा है, अब ये कर्जा कौन बताएगा, राइट। तो ये ज़रा इतनी मेरी इन्फॉर्मेशन देना था। कोई और ज़्यादा जानना चाहे तो मैं यहाँ हूँ, मैं 50 साल से कनाडा में हूँ, और स्टूडेंट के साथ काफ़ी मेरा जुड़ाव है। वहाँ एम्स करके ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ से आए हुए बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं। अब ये माँ बापों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जो इमरान प्रताप घड़ी ने कहा था, जो शायद मुझे बड़ा भाग्य है, अगर समाज में सम्मान बन पाना हो तो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किल देख के मुस्कराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चे को लेकिन पढ़ाया करो। और एक संदेश माँओं के लिए, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने अभी हमको रिपोर्ट दिया। अगर आपने बड़े ध्यान से सुना हो, बड़े अटेंशन दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि कितनी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, कौन सी कैटेगरी में, और कितने लड़कों को मिला। अगर आपने टैली किया हो, टोटल किया होगा, तो शायद 60% लड़कियों को मिला है और 40 लड़कों को मिला है। वो दिल्ली में 32nd FME का कन्वेंशन था, ये लास्ट ईयर के पहले अगले साल में। वहाँ सारे इंडिया के टॉप स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट आए थे, हर एक स्टेट के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आए थे। उनको सबको मेडल मिल गए। उसके बाद एक ग्रैंड फोटो के लिए स्टेज पर बिठाए गए। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मेरी माएँ देखो, ध्यान से देखो स्टेज पे कौन बैठा है।
तो 85% लड़कियां थी और 15% लड़के थे। अब इनसे कहूँ कि एक ज़माना था जब माँ बाप लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे थे, वो ज़माना हवा हुआ। अब लड़कियां हर जगह है, लेकिन माँओं को मैं कह रहा हूँ कि ये जो 85% लड़कियां है उसको 15% शौहर तो मिल जाएंगे, बाकी के 60% लड़कियों को क्या पंचर बनाने वाले के साथ शादी कराएंगे? तो सोचो, इसका वजह भी ये है, हमारी बोलती है, हमारा दोगला व्यवहार है। हमारे जो कानून हमारे घर में लड़की के लिए है और लड़के के लिए वो नहीं है। मगरिब के बाद घर में हो जाना, पढ़ाई करना, लड़के को टेलीफोन देना, बाइक देना और रात के 12 बजे तक घूमते रहना। अगर वो हम नहीं इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जैसी बेटी वैसा बेटा नहीं करेंगे, तो ये माहौल रहेगा और हमारी बेटियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं हम लोग। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रोग्राम आखिरी पड़ाव पे पहुंचा है। अब इसके बाद हम लोग चेक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कुछ बच्चों को, स्पेशली एमबीबीएस के बच्चे हैं, उनको बैंक के डीडी दिए जाएंगे। वो डीडी की लास्ट डेट डिपॉजिट का 3 जनवरी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, आप लोग, आज आपको डीडी मिलेगा, कल डीडी डिपॉजिट, परसों डीडी डिपॉजिट कर देना। अगर 4 तारीख 3 तारीख निकल गई, वो इन कैश नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है, जितनी इल्मा के जितने भी चेक मिलेंगे उसमें आप बच्चे लोग चेक कर लीजिए कि उसके ऊपर 2 सिग्नेचर है या नहीं। अगर एक सिग्नेचर हो तो हम लोगों से मिलकर दूसरे सिग्नेचर करा लें। दूसरा, मैं कुछ फॉर्म फिलिंग के बारे में, आप लोगों के फॉर्म आप लोग भरते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरना भी नहीं जानते हैं। एक बच्चा, माफ़ करिएगा, एमबीबीएस का बच्चा फॉर्म भर रहा है, कॉलम है स्टूडेंट नेम, तो कॉलम के अंदर लिखता है स्टूडेंट नेम, फिर अपना नाम लिखता है, सर नेम लिख के फिर सर नेम लिखता है। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? कल को इंडिया छोड़ के अमेरिका जाएंगे, यही काम करेंगे? लोग क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में क्या फॉर्म भरना भी नहीं सिखाया जाता? तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखिए। लास्ट ईयर भी इस चीज़ मैंने बताई थी कि फ़ॉर्म को ठीक तरीके से भरें। और हमारे फॉर्म जो हैं उसमें जो मोबाइल नंबर आता है उसमें जो कंट्री कोड है वो ना लिखा करें। दूसरा, लास्ट में ये है कि बहुत सारे 1 महीना हम लोग टाइम देते हैं फॉर्म भरने से पहले कि 1 महीने का टाइम है, लोग नहीं देखते। फॉर्म जब डेट निकल जाती है उसके बाद में कि अरे मेरा फॉर्म रह गया, मैंने देख नहीं पाया, मैं यहाँ। दूसरा ये भी है कि फॉर्म ऑनलाइन का लास्ट डेट होने के बाद 10 दिन और देते हैं कि बोर्ड से भेज दीजिए। बच्चे फर्स्ट डे में, फर्स्ट वीक में भर देते हैं, 1 महीना 1.5 महीना अपने पास रखते हैं, जब भेजते हैं तो डेट निकल चुकी होती है, बाद में फ़ोन करके परेशान करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारा ऐड हमेशा गुजरात टुडे में 1 महीने पहले जब भी होता है, अक्टूबर और नवंबर में आ जाता है या अक्टूबर एंड में, आप ध्यान रखें, देखिए जो डेट हैं, डेट में फॉर्म भरिए। भरने के बाद टाइमली फॉर्म को बाई पोस्ट, बाई कोरियर भेजना होता है, या लोकल के बड़ौदा के वो लोग हैंड डिलीवरी कर सकते हैं एड्रेस पे, तो कर दिया करें, जिससे आपको तकलीफें नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अभी चेक डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। मैं दावत दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। पहले आबिद माकड़ा को मैं दरख्वास्त करूँगा स्टेज पर आए। मैं हमारे ट्रेजरर फ़खरुद्दीन काउसवाला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और चेक दे उन्हें। आफ्ताब केशोदिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच हमारे मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हाजिर है, हमारे मेंटोर हम मोइंटी रिफाई सर से मैं दरख्वास्त करूँगा आप स्टेज पर आएँ। रिजवान मंजोठी। अनीस सुमरा। हाँ, 8 नंबर रिजवान मंजोठी। अनीस सुमरा 9 नंबर। सब एक मिनट सब। और खदीजा मालवा वाला 10 नंबर।
मैं दावत दूंगा हमारे साजिद अली सैयद साहब को, बराए करम मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन सर। सनोफर अंसारी, सकीना बानू नयानी एंड अहमद दास, 11, 12 और 15। सैयद साहब हमारे एमईएस के ट्रस्टी भी हैं, जोरावर पीर एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट भी है, जिसके ज़ेर निगरानी पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चलते हैं और गवर्नमेंट की जो वक्तन फ़वक्तन वैकेंसीज आती है उसके क्लासेस की निगरानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। अहमद दास, अतीक रज़ा सेलोट, अमन शेख, 17 और 19। मैं दावत दूंगा हमारे पठान साहब को, आरिफ पठान साहब। 15 नंबर अहमद दास, अतीक रज़ा सेलोट। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, यहाँ खाने का इंतज़ाम सभी स्टूडेंट्स और मेहमान के लिए किया गया है, तो चेक लेने के बाद बैठें और प्रोग्राम निपटने के बाद मेन गुजराती मीडियम स्कूल में जाएं, वहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया है। अमन शेख, अब्दुल कादिर हिंगोरा, अब्दुल कादिर हिंगोरा और जोया पठान। मैं हमारे मौलाना इकबाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए। अब्दुल कादिर हिंगोरा, जोया पठान, 20 नंबर, 22 नंबर। रीबा खान और अयान शेख। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं दरख्वास्त करता हूँ आरिफ पटेल साहब से, बराए करम मेहरबानी स्टेज पर आए। रीबा खान, अयान शेख के पेरेंट्स आए हैं। मोहम्मद माज डोडिया एंड नाजिया ताई। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे जाहिद बापू से कि स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को चेक्स दें। जाहिद बापू हमारी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं और जोरावर पीर एकेडमी के सदर भी हैं। शिफा बानू शेख एंड आमिर दल। हमारे आईडी पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं नाम की तो आया नहीं, वैसे थोड़ी यार। आमिर दल, सॉरी, सिफा बानू शेख और मेहताब आलम अंसारी। मेहताब आलम अंसारी, आईडी पटेल सर, ये हमारे एमईए स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेहताब आलम अंसारी, अफीफ़ा पटेल। लिज़ा सोलंकी, आफरीन बानू, रज़ाक भाई मंसूरी एंड मोहम्मद शादिक शेख। हमारे वाइस प्रेसिडेंट यासीन सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ। लिज़ा, आफरीन एंड मोहम्मद शादिक। मोहम्मद उवेश, मोहम्मद तुफेल, मोहम्मद नौमान। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे ट्रस्टी शाहिद रहीमी साहब से स्टेज पर 35, 35, 36, 37 बैठा दो बाजी, नेक्स्ट ले लो आप। हाँ, साथ में आ जाइए, साथ में आ जाइए। वैसे साथ में मिलकर काम तो कर ही रहे हैं।
ये हमारे वो ट्रस्टी है जो काफ़ी, हमारे यासीन सर 87 ईयर ओल्ड है, शाहिद रहीमी साहब भी इसी तरह काफ़ी ज़यीफ़ है, लेकिन हमेशा सरगर्म रहते हैं हमारे ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के लिए। तुफेल नौमान आई जाओ। मैं दावत देता हूँ हमारे अजीज़ डांगी वाला साहब को। थैंक यू सर। बीबी जुवेरिया, अली रज़ा राहीन एंड आयशा शेख। अब्दुल अजीज़ डांगी वाला साहब हमारे मेंबर भी हैं। फोर्टी 41 नंबर, अली रज़ा राहीन 44, आयशा शेख 45, मोहम्मद उवैस खालक, मोहम्मद लूला एंड जीनत अख्तर शादू वाला स्टेज पर तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। मैं जमीला आपा से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए। मोहम्मद उवैस, मोहम्मद लूला, जीनत अख्तर साधु वाला। जकवान काबा, शाद जराख, मोहम्मद यासीन शेख। मैं हमारे गुलाम रसूल साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो मोइन मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू मैडम। गुलाम रसूल सर प्लीज़। जकवान साद मोहम्मद यासीन। मैं हमारे मोहसिन हुसैन भाई सांसरोद से जो आए हैं, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हसनैन भरूची, उवैस सेठ, तनवीन गरासिया। हुसैन भाई हमारे कल्ला शरीफ के फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और अपने पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं सांसरोद में। यासीन, हसनैन एंड उवैस, तनवीन। मरियम, सैयद रुबीना एंड वोहरा अबू बकर। मैं हमारे शाहनवाज पठान साहब से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए। शाहनवाज भाई प्लीज़। શું એથી પણ કદાચ આગળ નીકળી ગયા છીએ. મારા મનમાં એક બે નાના મોટા વિચાર આવે છે આ પ્રસંગે કે આપણો જે સમાજ છે તેમાં આપણને સૌને ખબર છે કે આપણે વિદ્યાની એટલે ઇલ્મની જરૂર છે, પણ મને લાગે છે કે જે વિદ્યા કે ઇલ્મ જે કહીએ છીએ તેના અનેક સ્વરૂપ છે. માત્ર ટેકનિકલ સ્વરૂપ જ થી વિદ્યા કે ઇલ્મ બનતો નથી. એટલા બધા વિષયો છે કે જે વિષયોની અંદર આપણે જો દાખલ થઈએ તો આપણને માત્ર જેને કહીએ ને કે જે આપણે ટેકનિકલ હાથા બની જઈએ એવું નહીં, પણ આપણે વિચારવંત વ્યક્તિ બનીએ. તો એ કરવા માટે આપણે ક્યાંક આપણો જે છે સ્કોપ છે તેનો થોડોક વ્યાપ વધારવો જોઈએ કે જો આપણા વિદ્યાર્થીઓ ઇતિહાસ ભણશે તો એમને ખબર પડશે કે સમાજમાં શું થઈ રહ્યું છે, શું થયું છે. અને બીજું એ કે એ લોકો એટલું એ પણ સમજશે કે પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર છે. બધું સ્વીકારીને ચાલવાની જરૂર નથી, પણ અનેક જગ્યાએ તમારે ક્યાંક પ્રશ્નો ઉઠાવવા, સમાજ વિશે, આપણા સમાજ વિશે,
આપણે જે ભણીએ છીએ તેના વિશે, આપણને જે નથી ભણાવાતું તેના વિશે, તો આપણે જો એ કરશું તો આપણી વિદ્યાનો, જેને કહીએ ને, સાચા અર્થમાં વિકાસ થશે, માત્ર ઉપર છલ્લો વિકાસ નહીં. એટલે આપણે એક વાત તો માનીએ જ છીએ કે જે કાંઈ પણ વિદ્યા મળે તે વિદ્યા આપણને ક્યાંક કોઈક સ્થળે લઈ જાય છે. પણ મને એમ લાગે છે કે આપણે એવો એક આદર્શ રાખવો જોઈએ કે જેથી આપણો દરેક વિદ્યાર્થી વિચારવંત થાય, વિચારતો થાય. એ ખાલી બધું સ્વીકારીને ન ચાલે, પણ એના મનમાં જો પ્રશ્ન થાય તો પ્રશ્નો પણ ઉઠાવવાની એનામાં ત્રેવડ હોય. હવે આ બધું તો હું વર્ષો લગી જોતો આવ્યો છું, અને મારા ફાઇન આર્ટ્સ નામના વિષયમાં પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે. પણ મને લાગે છે કે એ વિષયમાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ આવે તો અમારું પણ ક્યાંક એમાં સ્થાન બને, કે અમને એમ લાગે કે અમારા વિદ્યાર્થીઓ પણ આ વિષયમાં. અને ઇસ્લામની એક બહુ મોટી કળાની પરંપરા છે, માત્ર આર્કિટેક્ચર નહીં, માત્ર સ્થાપત્ય નહીં, માત્ર કેલિગ્રાફી નહીં, પણ ચિત્રકળાનો એક બહુ જ લાંબો ઇતિહાસ છે, જે અરબ સમયથી, એટલે કે મધ્યયુગ પછીથી અને ઈરાન સુધી પહોંચ્યો હતો, અને ત્યારબાદ આપણા દેશમાં મુઘલ સમયમાં અને ત્યાર પછીના સમયમાં પણ બિલકુલ સક્રિય રહેલો. એટલે એક મોટી પરંપરા છે. ઘણીવાર આપણને એમ લાગે કે આપણને આપણી પરંપરાનો ખ્યાલ જ નથી, આ બધું ચોપડીમાં પડી રહે છે અને આપણે જોતા નથી. પણ જો આપણે ઇતિહાસ તરફ દ્રષ્ટિ નાખીએ, અથવા જો આપણે થોડો વિચાર કરતા થઈએ, તો ઘણી બધી વસ્તુઓ, ઘણા બધા વિષયોમાંથી આપણને જાણવું. એમાં એને આપણા જે આપણો મઝહબ છે, કે જે ધર્મ છે, એની સાથે કોઈ જાતનો કોન્ફ્લિક્ટ હોય એવું મને દેખાયું નથી. હું તો માનું છું કે આપણા જે કવિઓ, ઉર્દુ કવિઓ પણ, ફારસી કવિઓ પણ કેટલું બધું લખી ગયા છે. અહીંયા તો હું સાંભળું છું કે દરેક વાર કોઈ ને કોઈ શાયરી અહીંયા રજૂ થાય છે. એટલે એ પરથી મને લાગે છે કે ભાઈ આપણામાંથી કેટલા કવિઓ નીકળ્યા. જરાક વિચાર કરો કે આપણામાંથી કોઈ શાયર થવા માગતો હોય તો એને આપણે મદદ કરશું કે નહીં. મને એમ લાગે છે કે આપણે જો વિચાર કરીએ તો આવું ઘણું બધું કરવાની આપણા ટ્રસ્ટમાં, આપણા જીવનમાં, આપણા બધા સમાજમાં આ શક્યતાઓ છે. અને એ શક્યતાઓને આપણે જેટલી વધારીએ તેટલું ઓછું છે. સૌને, જે લોકો ભણ્યા છે અને જેમને જે આ સ્કોલરશિપ માટે જે મદદ મળી છે, પણ છતાંય એ લોકો જે વિદ્યાને માર્ગે અથવા ઇલ્મને માર્ગે આગળ વધ્યા છે, તે સૌને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. કારણ કે આ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઇલ્મ કે વિદ્યા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને આ રસ્તે ચાલવાનું આપણે હંમેશા સતત અને વિચારવંત થવાનું આપણે ચાલુ રાખીએ, એવી મારી દુઆ છે. बहुत बहुत शुक्रिया. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है. सर ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और जो ज़रूरी है कुछ चीज़ें जिनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर रफ़िया मीठा पीर जी को, वो स्टेज पर आएँ. ये कुछ बच्चे हैं हमारे जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और अपना एक मकाम पैदा किया है. डॉक्टर रफ़िया मीठा पीर जी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अभी सिद्धपुर में सैयद इतरता फ़ातिमा हॉस्पिटल में अब एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस दे रहे हैं. बेटा आइए स्टेज पर. मैं इल्तिजा करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट गुलाम मोहम्मद शेख सर से कि उनको मोमेंटो दे के नवाजें.
मैं दावत देता हूँ कमर तहा सैयद को, वो भी स्टेज पर आए। ये और एक बच्ची हैं जिसका एक पर्सनल कांटेक्ट भी बंदूक वाला साहब से रहा था और उन्होंने वक्तन फ़वक्तन गाइड किया था। बीएससी एमएससी के बाद पीएचडी बॉटनी किया है एमएसयू से। मैं दावत देता हूँ हमारे जिम्मी डाबी सर से कि उनको फैसिलिटेट करें। ये कुछ कहना भी चाह रहा है। मैं बेटा प्लीज़ आइए। आज के जिदनी इल्मा ट्रस्ट के सदर मोहतरम जनाब गुलाम शेख सर व स्टेज अफरोज़ खुसूस मेहमान और व हाजरीन जलसगा, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी छोटी सी स्पीच का आगाज़ एक मशहूर शेर से करना चाहती हूँ कि मैं तो चल पड़ा था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चल पड़ा था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ इस जिदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का और इस मोहतरम ऑल टीम और मेंबर का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस नायाब फंक्शन में आपके सामने एक मौका दिया अपनी बात शेयर करने का। तो मैं भी एक करंटली अभी पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं आपसे अपने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ अपनी लाइफ जर्नी। तो सबसे पहले मैंने 11th-12th साइंस लिया। मैं बेसिकली खंबात शहर में रहती हूँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। तो 11th-12th साइंस में एडमिशन लेने के बाद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब पहली बार मैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट से मिली, डॉक्टर बंदूकवाला सर से मिली, तो मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज थे। तो बंदूकवाला सर मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला कि बेटा तू साइंस ले, आगे 11th-12th ले, तेरा जो भी खर्चा होगा हम फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो मैंने एक कदम उठाया, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैंने आगे एक कदम भर के 11th-12th साइंस की पढ़ाई मुकम्मल की। फर्दर मैंने बीएससी साइंस में बॉटनी सब्जेक्ट और एमएससी अगेन बॉटनी यहाँ पे बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी से किया और मेरे एमएससी में फर्स्ट रैंक आया और यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला है। अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बंदूकवाला सर मेरी इस कामयाबी से बहुत खुश हुए। उन्होंने गुजरात टुडे न्यूज़ में मेरा आर्टिकल भी पब्लिश करवाया था। फर्दर मुझे आगे पीएचडी करना था। सब स्टूडेंट्स को पता है कि पीएचडी इट्स अ लॉन्ग कमिटमेंट, जो मतलब फुलफ़िल करने में बहुत मेहनत और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने अगेन बंदूकवाला सर फर्स्ट ईयर जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, वो फिर से वो मुझे दीकरी ही बुलाते थे कि तू तो मारी दीकरी छे, तारे जे करू छे बेटा टेंशन ना ले, तारी बद्दी फाइनेंशियली नीड अमे पूरी करीशुं, तू खाली भणवामां ध्यान राख। तो बस वो एक हम स्टूडेंट्स को एक पुशअप चाहिए होता है ना, बस वो मुझे तब मिला और मैं आगे मोटिवेट हुई और मैंने एडमिशन ले लिया पीएचडी में। पीएचडी में एडमिशन लिया। एडमिशन के पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टूडेंट्स को पता होगा, जीसेट है, गेट है, नेट है, वो मैंने क्वालिफाई किया और पीएचडी में अपने यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। फर्दर पीएचडी टॉपिक मैंने एक यूनिक चूज़ किया है। आप ऑल ऑफ यू नो पता है ना कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, तो यूनानी का बहुत कम है रिसर्च। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अरब लोग एस्टैब्लिश करके आए थे, बाद में उन्होंने इंडिया में अपने मुस्लिम लोगों ने ही उसको एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि उसका बेसिक लिटरेचर अरबी और उर्दू में है। तो बीइंग अ मुस्लिम गर्ल मुझे उर्दू और अरबी आता है, मैंने ये यूनिक टॉपिक चूज़ किया। जो यूनिवर्सिटी में इस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। अभी रिसेंटली मैंने जस्ट थीसिस कंप्लीट की है और मुझे मेरा बेसिकली टॉपिक है यूनानी पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन पे। यहाँ पे मेडिकल फील्ड, फार्मेसी फील्ड और साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे जो मेरा टॉपिक अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। यूनानी में कुछ पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस है, मेडिसिन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए यूज़ होती है, उसका मैंने स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैलिडेशन किया है और माशाल्लाह वो नॉवल पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन निकले, जिसपे मैंने रिसेंटली अभी और 2 इंडियन पेटेंट फाइल की है, जो अगेन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में कोई स्टूडेंट ने नहीं की है। तो मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ और ये मेरी खुशकिस्मती है। अब अगेन फर्दर मैं पोस्ट डॉक और वो भी करना चाहती हूँ। तो ये जो भी मेरी कामयाबी और पहचान है उसका पूरा श्रेय मैं डॉक्टर बंदूकवाला सर और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर को देना चाहती हूँ, क्योंकि बंदूकवाला सर जब थे
तब भी मुझे दिकरी जैसे बुलाते थे। और इवन उन्होंने अपने जाने के पहले भी डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर से मिलवाया था कि मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन बाद में भी इसकी पढ़ाई का पूरा तुम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना और इस लड़की को जरा भी तकलीफ़ नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं अगेन शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर और बंदूक वाला सर, उनसे ही मुझे मिला। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि ये प्रोग्राम का मेन क्या है, इल्म है। तो इल्म की मैं इस पर रोशनी डालना चाहती हूँ कि हमारे, आपको पता है कि इल्म की बात पे हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही इल्म की रोशनी पे, इल्म की बात पे रोशनी डाली थी। तो ये जो भी है आज बड़ौदा शहर में जितने भी तमाम हजरात हैं उस समाज की लॉ को बढ़ा रहे हैं, उसका ही मैं एक परवाना हूँ। तो आप सब यंग स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अल्लाह पे भरोसा रखिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इल्म ही एक वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है और इल्म ही वो कड़ी है जो हमें अपने मंजिल तक पहुँचा सकती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माहिन कुरैशी को मैं दावत देता हूँ, बेटा स्टेज पर आइए। मैं अब्दुल सत्तार साहब हमारे गुजराती मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मेंबर यहाँ हाजिर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि उनको मोमेंटो दें। माहिन ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है दिल्ली बॉम्बे में, वेल नॉन कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ से RSO की एग्ज़ाम क्लियर की है, MSc फिज़िक्स किया है। सर प्लीज़। मैं दावत दूंगा कामयाब अली बादरपुरा, जिन्होंने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस किया है। बेटा स्टेज पर आइए। मैं फैज़ल फजलानी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आइए और मोमेंटो दें। मैं आदिल हुसैन मणियार को दावत देता हूँ, प्लीज़ स्टेज पर आइए। ये अभी इन्होंने LD इंजीनियरिंग से ही इंजीनियरिंग किया, फिर अभी एक नामवर UK कंपनी में इंजीनियर है। मैं दावत देता हूँ ज़हीर शेख सर को, प्लीज़ आप आइए और मोमेंटो दीजिए। ज़किया बेगम सैयद, जिन्होंने MBBS किया, एनेस्थीसिया में PG किया, GPSC क्लास 1 की एग्ज़ाम भी क्लियर की है और ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल की एग्ज़ाम क्लियर की है। ऑस्ट्रेलिया में है अभी और अभी कुछ दिनों के लिए बड़ौदा आए हैं। तो अभी मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे इकबाल ख़ान सर से कि उनको मोमेंटो दें। हमारे बीच अब्दुल सत्तार साहब हैं, वो भी अपने कुछ ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। मैं दावत देता हूँ सर, प्लीज़ सर, इन ब्रीफ सर प्लीज़। Assalamu alaikum. I still have a problem whether to speak in English or Gujarati, but looking at the audience, I think Gujarati will be a little better. Those who don't know me, my name is Abdul Sattar Sheikh. I've been in USA for 50, 60 years, and vice president of GMAA, which is Gujarati Muslim Associations of America. वो 1909 में एस्टाब्लिश हुआ था और उसका मेन मकसद क्या प्रिजर्वेशन, इस्लामिक कल्चर, फोकस ऑफ डिस्कशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एनलिस्ट गुजराती मुस्लिम इन शिकागो एरिया, स्टूडेंट को हेल्प, ऑल्सो लुकिंग एट वो जो यहाँ इंडिया में भी जो कुछ हो रहा है उसमें जो भी कुछ हेल्प होती है उसमें वी सेंड सम फंड्स, उस मदद करते हैं उसमें। सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल सब ऑर्गेनाइजेशन में वी ट्राई टू हेल्प। इंग्लिश में एक कहावत है कि imitation is the best form of appreciation. So वो जितनी इल्मा से इम्प्रेस होकर कपड़न में मैंने अपने से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एस्टैब्लिश की है 3 4 साल से चल रही है।
सो उसमें क्या हुआ था कि मैं जब जाता था हर साल, तो लोगों को तकलीफ होती थी कि भाई वो एडमिशन नहीं दे रहे थे अपने लोगों को, दे आर डिस्क्रिमिनेशन। सो ये जितनी इल्मा से सीख के वो अतीकुन्निसा और जनाब मोहम्मद डॉक्टर साहब उससे इम्प्रेस होकर मैंने वहाँ चालू की है। सो अल्लाह अभी प्रोग्रेस सारा हो रहा है, विच इज़ गुड। Education is very most important thing, and Jizni Ilma is doing it. And it's a good institution. We try to help as much as possible. वो उनको मदद कर रहे हैं हम लोग। वो मेरी वो है अपील कि जो यहाँ से मदद ले रहे हैं स्टूडेंट, जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो उनको पीछे देखकर ऐसी जो संस्था है उनको हमेशा मदद करना। और एंड में आई डोंट वांट टू बोर, सो एंड में वी प्रे दैट ऑलमाइटी अल्लाह फॉर द सक्सेस ऑफ ऑल सच इंस्टीट्यूशन। अल्लाह हाफिज़। एक और हमारी बेटी है जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, बड़ौदा की नैयर माज नाज, जिन्होंने इस साल नीट में 705 मार्क्स स्कोर किए हैं और भोपाल एम्स में एडमिशन मिला है। मैं सिराज ठाकुर सर से गुजारिश करता हूं सर, हमारी बेटी को आप मोमेंटो से नवाजें। हमारे बीच में आखिरी मुकर्रिर है सिराज ठाकुर सर, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और कुछ अपने ख्यालात से नवाजें हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे बैठे होंगे मेहमान, डाइस के सामने बैठे हो सारे मेहमान, मेरे बहनें भाई स्टूडेंट्स, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज 16th ये जो एनुअल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज इसका गेट टुगेदर है जितनी इल्मा का, उसमें शरीक होकर बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब और उनकी सारी टीम को, ट्रस्टीज़ एंड सारी वॉलंटियर्स, सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ कीप इट अप। ये छोटे छोटे ये होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूँ। लास्ट संडे को जहाँ डॉक्टर साहब भी आए थे, उनके टीम्स मेंबर भी आए थे, मोइन ट्रस्ट जो जहीर भाई चला रहे हैं उनका प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद एक लड़की है जो मोइन ट्रस्ट की स्कॉलर थी, वो डॉक्टर बनी है और सूरत हॉस्पिटल में काम कर रही है। प्रोग्राम के एंड में मेरे पास आई, मुझे कहते डॉक्टर सिराज सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनको कहा कि भाई मैंने तो कुछ किया नहीं है, आप मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रही है। वो बोलता है कि जब एफमी का कन्वेंशन हुआ था, 26 कन्वेंशन एट मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर में, मुझे 12वें में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लेकिन मैं उस प्रोग्राम से इतना मोटिवेट हुई कि जब मैं वो मेडल लेने के लिए स्टेज पर गई और सारा मजमा था वो मेरे लिए तालियां बजा रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये ब्रॉन्ज तो कुछ नहीं है, मेरे तो अब कुछ और आगे करना है। उससे मोटिवेट होके वो गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेके वो डॉक्टर बन गई। सो ये प्रोग्राम की इतनी असर होती है, राइट। अब बच्चों को मैं थोड़ा सा शॉर्ट मैसेज दे दूँ कि टाइम बहुत हो गया है। बच्चे, फॉर ए गुड लाइफ एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन। Success is not permanent and failure is not final. Always keep trying. Do not stop efforts until your victory makes a history. You should never give up hope. Try, try and try again till you succeed. There will be help and happiness ahead. Keep your chin up. It will be all right in the end. Keep trust in Allah. Always believe in good things to come. पाना है जो मुकाम
वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीन पर, अभी आसमान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है आपका नाम, अभी तो उस नाम की पहचान बनाना बाकी है। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत कच्ची हो तो टूट जाती है, मगर मेहनत आप जैसी हो तो इतिहास बनाती है। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले वक्त तो ज़रूर बदलता है। जीत और हार का मदार आपकी सोच पे है। जो मान लो तो हार है, मगर जो ठान लो तो जीत है। अब एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जहाँ ये जितनी लोग आए थे उन्होंने थोड़ा सा पूछा था, उसके बारे में मैं सबको बता दूँ। आपने कनाडा के बारे में अभी जो रिसेंट जो अफवाहें सुनी है वो ज़्यादातर उसमें कुछ सच्चाई है। आज से 5-7 साल पहले जो बच्चियाँ आती थी, कोई भी गरीब माँ बाप अपना रिक्शा बेच के या थैला बेच के या 2 बीघे ज़मीन बेच के बच्ची को भेज देता था, तो वो वहाँ आके एडमिशन ले के फिर जॉब करके वीक में 20 घंटे और वीकेंड में ज़्यादा घंटे, और फिर जब वैकेशन होता था 3 महीने का वैकेशन, उसमें पूरे काम करके अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भर देती थी। उसके बाद कोर्स ख़त्म करती थी, उसके बाद 3 साल उसको जॉब करने के लिए वर्क परमिट मिलती थी। वो 6 सालों के अंदर उसको वहाँ का PR मिल जाता था। लेकिन कोरोना के बाद सारी सिचुएशन बदल गई है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और थोड़ी हमारी भी गलती है। माँ बाप 10वीं ग्रेड वाली बच्ची जिसने 10 पास किया है, जो अभी 10 ने 16 साल की हुई, 18 साल की भी नहीं है बच्ची, इतनी समझदार भी नहीं है, दुनियादारी का भी भान नहीं है, उसको कनाडा जैसे माहौल में भेज देते हैं कि जहाँ डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट लोग हैं, वहाँ के कानून भी बड़े अलग है, वहाँ आज़ादी ही आज़ादी है। वो वहाँ तकलीफ़ में आ जाती है और काफ़ी मुश्किलें में हो जाती है। तो मेरी पहले से गुजारिश है, मैं अभी भी कहता हूँ, 10वें 12वें ग्रेड वाले बच्चों को मत भेजो, राइट। और अभी अगर कोई माँ बाप भेजना चाहता है तो मेक श्योर उनके पास काफ़ी पैसे हो। जब लड़का या लड़की फ़ोन करेगा, अब्बा अम्मी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर 2 महीने में आ रही है, वो 7 से 8 हज़ार डॉलर उसकी फ़ीस होगी, वो भेजने की तो आपके पास तैयारी होनी चाहिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके खाने पीने रहने का। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप बदगुमान हो जाओ। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का ये मामला है। इंशाल्लाह वेरी सून 2-3 साल में ये बदल जाएगा, फिर से वापस पहले जैसा होने वाला है। अभी जो किसी के भेजना है वो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री के लिए या PhD डिग्री के लिए भेजें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वर्क परमिट आसानी से मिल जाते हैं, उनके पॉइंट्स भी हो जाते हैं। ये जो 10वें 12वें आते हैं उनके पॉइंट्स ही नहीं होते, उनको जॉब भी मिल जाती है या फिर उनको एजुकेशन भी हो जाता है, वहाँ के डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन इधर आईलेट्स में उनका 8 पॉइंट या 7.5 बैंड नहीं है और 6 पॉइंट में 6.5 बैंड में भेज दिया है, और वहाँ एजुकेशन भी मामूली है, तो पढ़ रहने के बाद उनको PR के लिए पॉइंट्स नहीं मिलती, तो आखिर 3-4 साल बाद वो वापस आना पड़ता है और फैमिली के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतना खर्च करके भेजा है, अब ये कर्जा कौन बताएगा, राइट। तो ये ज़रा इतनी मेरी इन्फॉर्मेशन देना था। और ज़्यादा जानना चाहे तो मैं यहाँ हूँ, मैं 50 साल से कनाडा में हूँ और स्टूडेंट के साथ काफ़ी मेरा जुड़ाव है। वहाँ एम्स करके ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ से आए हुए बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं। अब ये माँ बापों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जो इमरान प्रताप घड़ी ने कहा था, जो शायद मुझे बड़ा भाग्य है, अगर समाज में सम्मान पाना हो तो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किल देख के मुस्कराया करो, 2 निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चे को लेकिन पढ़ाया करो। और एक संदेश माँओं के लिए, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने उन्होंने अभी हमको रिपोर्ट दिया। अगर आपने बड़े ध्यान से सुना हो, बड़े अटेंशन दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि कितनी लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली, कौन सी कैटेगरी में, और कितने लड़कों को मिला। अगर आपने टैली किया हो टोटल
तो शायद 60% लड़कियों को मिला है और 40 लड़कों को मिला है। वो दिल्ली में 32nd एफमी का कन्वेंशन था ये लास्ट ईयर के पहले अगले साल में। वहाँ सारे इंडिया के टॉप स्टूडेंट मुस्लिम स्टूडेंट आए थे, हर एक स्टेट के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आए थे। उनको सबको मेडल मिल गए। उसके बाद एक ग्रैंड फोटो के लिए स्टेज पर बिठाए गए। तो उस वक्त मैंने कहा था कि मेरी माएँ देखो, ध्यान से देखो स्टेज पे कौन बैठा है। तो 85% लड़कियां थी और 15% लड़के थे। अब इनसे कहूँ कि एक ज़माना था जब माँ बाप लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे थे, वो ज़माना हवा हुआ। अब लड़कियां हर जगह है। लेकिन माँओं को मैं कह रहा हूँ कि ये जो 85% लड़कियां है, उसको 15% शौहर तो मिल जाएंगे। बाकी के 60% लड़कियों को क्या पंचर बनाने वाले के साथ शादी कराएंगे? तो सोचो, इसका वजह भी ये है, हमारी बोलती है, हमारा दोगला व्यवहार है। हमारे जो कानून हमारे घर में लड़की के लिए है और लड़के के लिए वो नहीं है। मगरिब के बाद घर में हो जाना, पढ़ाई करना, लड़के को टेलीफोन देना, बाइक देना और रात के 12 बजे तक घूमते रहना। अगर वो हम नहीं इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जैसी बेटी वैसा बेटा नहीं करेंगे, तो ये माहौल रहेगा और हमारी बेटियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं हम लोग। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम आखिरी पड़ाव पे पहुंचा है। अब इसके बाद हम लोग चेक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। कुछ बच्चों को, स्पेशली एमबीबीएस के बच्चे हैं, उनको बैंक के डीडी दिए जाएंगे। वो डीडी की लास्ट डेट डिपॉजिट का 3 जनवरी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, आप लोग आज आपको डीडी मिलेगा, कल डीडी डिपॉजिट, परसों डीडी डिपॉजिट कर देना। अगर 4 तारीख 3 तारीख निकल गई, वो इन कैश नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है, जितनी इल्मा के जितने भी चेक मिलेंगे उसमें आप बच्चे लोग चेक कर लीजिए कि उसके ऊपर 2 सिग्नेचर है या नहीं। अगर एक सिग्नेचर हो तो हम लोगों से मिलकर दूसरे सिग्नेचर करा लें। दूसरा, मैं कुछ फॉर्म फिलिंग के बारे में, आप लोगों के फॉर्म आप लोग भरते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरना भी नहीं जानते हैं। एक बच्चा, माफ़ करिएगा, एमबीबीएस का बच्चा फॉर्म भर रहा है, कॉलम है स्टूडेंट नेम, तो कॉलम के अंदर लिखता है स्टूडेंट नेम, फिर अपना नाम लिखता है, सर नेम लिख के फिर सर नेम लिखता है। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? कल को इंडिया छोड़ के अमेरिका जाएंगे, यही काम करेंगे? लोग क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान में क्या फॉर्म भरना भी नहीं सिखाया जाता? तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखिए। लास्ट ईयर भी इस चीज़ मैंने बताई थी कि फ़ॉर्म को ठीक तरीके से भरें। और हमारे फॉर्म जो हैं उसमें जो मोबाइल नंबर आता है उसमें जो कंट्री कोड है वो ना लिखा करें। दूसरा, लास्ट में ये है कि बहुत सारे 1 महीना हम लोग टाइम देते हैं फॉर्म भरने से पहले कि 1 महीने का टाइम है, लोग नहीं देखते। फॉर्म जब डेट निकल जाती है उसके बाद में कि अरे मेरा फॉर्म रह गया, मैंने देख नहीं पाया, मैं यहाँ। दूसरा ये भी है कि फॉर्म ऑनलाइन का लास्ट डेट होने के बाद 10 दिन और देते हैं कि बोर्ड से भेज दीजिए। बच्चे फर्स्ट डे में, फर्स्ट वीक में भर देते हैं, 1 महीना 1.5 महीना अपने पास रखते हैं, जब भेजते हैं तो डेट निकल चुकी होती है, बाद में फ़ोन करके परेशान करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। हमारा ऐड हमेशा गुजरात टुडे में 1 महीने पहले जब भी होता है, अक्टूबर और नवंबर में आ जाता है या अक्टूबर एंड में, आप ध्यान रखें, देखिए जो डेट हैं, डेट में फॉर्म भरिए। भरने के बाद टाइमली फॉर्म को बाई पोस्ट, बाई कोरियर भेजना होता है, या लोकल के बड़ौदा के वो लोग हैंड डिलीवरी कर सकते हैं एड्रेस पे, तो कर दिया करें जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अभी चेक डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। मैं दावत दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को। पहले आबिद माकड़ा को मैं दरख्वास्त करूँगा स्टेज पर आए। मैं हमारे ट्रेजरर फ़खरुद्दीन काउसवाला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आए और चेक दे उन्हें। आफ्ताब केशोदिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच हमारे मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन हाजिर है, हमारे मेंटोर हम मोइंटी रिफाई सर से मैं दरख्वास्त करूँगा आप स्टेज पर आएँ। रिजवान मंजोठी।
अनीस सुमरा, हाँ 8 नंबर रिजवान मंजोठी, अनीस सुमरा 9 नंबर, सब 1 मिनट सब एक मिनट। और खदीजा मालवा वाला 10 नंबर। मैं दावत दूंगा हमारे साजिद अली सैयद साहब को, बराए करम मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन सर। सनोफर अंसारी, सकीना बानू नयानी एंड अहमद दास 11, 12 और 15। सैयद साहब हमारे एमईएस के ट्रस्टी भी हैं, जोरावर पीर एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट भी है, जिसके ज़ेर निगरानी पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चलते हैं और गवर्नमेंट की जो वक्तन फ़वक्तन वैकेंसीज आती है उसके क्लासेस की निगरानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब। अहमद दास, अतीक रज़ा सेलोट, अमन शेख 17 और 19। मैं दावत दूंगा हमारे पठान साहब को, आरिफ पठान साहब। पंद्रह नंबर अहमद दास, अतीक रज़ा सेलोट। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, यहाँ खाने का इंतज़ाम सभी स्टूडेंट्स और मेहमान के लिए किया गया है। तो चेक लेने के बाद बैठें और प्रोग्राम निपटने के बाद मेन गुजराती मीडियम स्कूल में जाएं, वहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया है। अमन शेख, अब्दुल कादिर हिंगोरा, अब्दुल कादिर हिंगोरा और जोया पठान। मैं हमारे मौलाना इकबाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए। अब्दुल कादिर हिंगोरा, जोया पठान 20 नंबर, 22 नंबर। रीबा खान और अयान शेख। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं दरख्वास्त करता हूँ आरिफ पटेल साहब से, बराए करम मेहरबानी स्टेज पर आए। रीबा खान, अयान शेख के पेरेंट्स आए हैं। मोहम्मद माज डोडिया एंड नाजिया ताई। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे जाहिद बापू से कि स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को चेक्स दें। जाहिद बापू हमारी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं और जोरावर पीर एकेडमी के सदर भी हैं। शिफा बानू शेख एंड आमिर दल। हमारे आईडी पटेल साहब से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं नाम की तो आया नहीं, वैसे थोड़ी यार। आमिर दल, सॉरी, सिफा बानू शेख और मेहताब आलम अंसारी। मेहताब आलम अंसारी, आईडी पटेल सर, ये हमारे एमईएस स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेहताब आलम अंसारी, अफीफ़ा पटेल। लिजा सोलंकी, आफरीन बानू, रजाक भाई मंसूरी एंड मोहम्मद शादिक शेख। हमारे वाइस प्रेसिडेंट यासीन सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ। लिजा, आफरीन एंड मोहम्मद शादिक। मोहम्मद उवेश, मोहम्मद तुफेल, मोहम्मद नौमान। मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे ट्रस्टी शाहिद रहीमी साहब से
स्टेज पर 35, 35, 36, 37 बैठा दो बाजी, नेक्स्ट ले लो आप। हाँ साथ में आ जाइए, साथ में आ जाइए, वैसे साथ में मिलके काम तो कर ही रहे हैं। ये हमारे वो ट्रस्टी है जो काफ़ी, हमारे यासीन सर 87 ईयर ओल्ड है, शाहिद रहीमी साहब भी इसी तरह काफ़ी ज़यीफ़ है, लेकिन हमेशा सरगर्म रहते हैं हमारे ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के लिए। तुफेल नौमान आ भी जाओ। मैं दावत देता हूँ हमारे अजीज़ डांगी वाला साहब को। थैंक यू सर। बीबी जुवेरिया, अली रज़ा राहीन एंड आयशा शेख। अब्दुल अजीज़ डांगी वाला साहब हमारे मेंबर भी हैं। फोर्टी 41 नंबर, अली रज़ा राहीन 44, आयशा शेख 45, मोहम्मद उवैस खालक, मोहम्मद लूला एंड जीनत अख्तर शादू वाला स्टेज पर तक। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। मैं जमीला आपा से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए। मोहम्मद उवैस, मोहम्मद लूला, जीनत अख्तर साधु वाला। जकवान काबा, शाद जराख, मोहम्मद यासीन शेख। मैं हमारे गुलाम रसूल साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो मोइन मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है, आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। थैंक यू मैडम। गुलाम रसूल सर प्लीज़। जकवान साद मोहम्मद यासीन। मैं हमारे मोहसिन हुसैन भाई सांसरोद से जो आए हैं, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हसनैन भरूची, उवैस सेठ, तनवीन गरासिया। हुसैन भाई हमारे कल्ला शरीफ के फैज़ चैरिटेबल ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और अपने पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं सांसरोद में। यासीन, हसनैन एंड उवैस, तनवीन। मरियम, सैयद रुबीना एंड वोहरा अबू बकर। मैं हमारे शाहनवाज पठान साहब से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए। शाहनवाज भाई प्लीज़। इकबाल खान साहब, मैं तारिक खान साहब अगर हमारे बीच हो तो प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। जी जी। हाफिज़ अब्दुल रहीम, सालेहा भोला एंड नाज देरैया। हाफिज़ अब्दुल रहीम, सालेहा भोला एंड नाज देरैया। बेटा जल्दी जल्दी आइए। तारिक खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम मंसूरी सर से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ऐमान बानो मुल्तानी, हफ्सा शेख, अब्बास वोरा।
ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे नाजिम भाई, और इनकी वालिदा के नाम से एक लाइब्रेरी भी हमारी स्कूल में कायम है और हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ में सरगर्म रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम भाई का। मंसूरी खदीजा, नौमान मलिक, अमोदिया फरहत, जल्दी जल्दी आइए बेटा। मोइज़ बंदूक वाला हमारे बीच में हाजिर है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। ये हमारे बंदूक वाला सर के रिश्तेदार भी हैं और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ में बड़ौदा शहर की पॉलिटिकल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हाजिर रहते हैं। मंसूरी खदीजा, नौमान मलिक, आमोदिया फरहत, 70, 71, 72। सीरीन सोमजी, ताहुरा बानू एंड फ़ाइज़ा बानू। सेवेंटी टू हो गया। सीरीन सोमजी, ताहुरा बानू, दिलावर मियाँ एंड फ़ाइज़ा बानू शेख, 75, 76, 77। बहुत बहुत शुक्रिया मोइज़ भाई। मैं दावत देता हूँ हमारे आपा अज़रा आपा को के प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जीनत कोमल, तमन्ना बेन मंसूरी एंड जीनत कोमल, महजबीन पटेल एंड फ़ातिमा रशीद, 78, 80, 81। मैं दावत देता हूँ हमारे अजीज़ सैयद साहब, फेस स्कूल इज़ नॉट देयर। करीम लाखानी सर को मैं दरख्वास्त करता हूँ आप तशरीफ़ लाएं। करीम लाखानी सर प्लीज़। करीम मालानी, सॉरी। करीम भाई। अमरीन बानू कापड़िया, माहिर अरबिया एंड फ़रहीन बानू नकुम। इसके बाद सुहाना शेख, मोहम्मद हारिस महिडा एंड मोहम्मद अयान पटेल। मैं हमारे चौहान साहब से दरख्वास्त करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सु नाम से बेटा। ओके, सुहाना, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अयान। नेक्स्ट माहनूर शेख, सफ़िया पटेल एंड गुलाम मोहम्मद सैयद। मैं हमारे वागिला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हमारे वागिला साहब ने एक भोज फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया है भोज गांव में और लोकल लेवल पे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में सरगर्म रहते हैं। बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को इनामत से नवाजना, उनका काउंसलिंग करना। हमारे हसन सालेरी साहब को मैं दावत देता हूँ। हमारे जलील सर को मैं दरख्वास्त करता हूँ प्लीज़ तशरीफ़ आए। गुलाम मोहम्मद सैयद, सिफा दीवान। जलील सर हमारी स्कूल से रिटायर्ड टीचर हैं लेकिन अभी भी हमेशा स्कूल के लिए हाजिर रहते हैं। मैं दावत देता हूँ महबूब भाई फोड़ा जो यूनाइटेड स्कूल छोटा उदयपुर के रूह रवा हैं। गुलाम मोहम्मद सैयद, शिफा दीवान, अस्मा बानू शेख। गुलाम मोहम्मद सैयद हो गया, शिफा दीवान, अस्मा बानू शेख। मोहम्मद कुर्रम तो आए नहीं है और नहीं है वो। बीबी जुवेरिया मुंशी, जीनत अख्तर साधु वाला,
मंसूरी खदीजा इज नॉट देयर, नफीसा आरिफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर प्रोग्रामों में मुझे ये दावत होती है कि मैं वोट ऑफ थैंक्स करूं, और इतना लेट हो ही जाता है कि वो मौका ही नहीं मिलता, और मौका मिलता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा चुके होते हैं। आज माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। मैं मेरी केवल 2 बातें हैं जो पेश करूंगा आपके सामने, और उसके बाद मैं सभी मेहमानात जो यहाँ हाजिर हुए उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मेन बात यह है कि ये जो जितने भी स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम हैं पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में होते रहते हैं, उसमें अक्सर उसी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, 1 से 5 में, 1 से 10 में, 1 से 15 में, 1 से 20 में जिनका नंबर आता है, उनका नंबर आता है, आगे रहते हैं, हम ये समझते हैं कि वो बहुत होनहार हैं। हकीकत में भी वो होनहार ही होते हैं और उसको स्कॉलरशिप दे के नवाजा जाता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो पढ़ाई कभी काबिल हैं लेकिन पढ़ाई कर ही नहीं पाते। तो मेरी जितने भी लोग हैं अलग अलग इदारे से, अलग अलग ट्रस्टीज़ आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि उन बच्चों पे ध्यान दिया जाए जो बिल्कुल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। कई बच्चे 5वीं पढ़ के, 6ठी पढ़ के, 7वीं पढ़ के या 10 तक भी पहुंचते हैं, लेकिन 10वें में 1-2 विषय में पास होके वो अपने आप ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। वो बच्चे जो हमारी कौम के हैं वो ज़्यादातर ऑमलेट की लारी पे, मैकेनिक के गैरेज में, या फिर ऐसे छोटे मोटे जो वर्कशॉप होते हैं उसमें काम करते रहते हैं। दिन के 300-400 रुपये वो कमा लेते हैं उसी वक्त से, और उनके माँ बाप भी बहुत खुश रहते हैं। लेकिन यकीन मानो उनके लिए वो 300-400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 500 बन के पूरी ज़िंदगी रह जाते हैं। लेकिन उन बच्चों में अगर हम पिकअप करके उनको 10वें का एग्ज़ाम दिलवाएं, 12वें का एग्ज़ाम दिलाएं, उनको कोई स्किल वर्कर सुना दें, तो वही बच्चे वो दिन का 1000-1500 रुपया कमा सकता है। तो मैं अगेन दरख्वास्त करूंगा उन लोगों से जो इस तरह के एजुकेशनल चीज़ों में, इदारों में ध्यान देते हैं, कि वो बच्चों पे ध्यान दें, बिल्कुल उनको इग्नोर नहीं करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। और दूसरी बात ये थी, आज के जो मेहमान देश विदेश से आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स दूर दूर गांव से आए हुए हैं, उनका मैं खरे दिल से जिद्दे इल्मा ट्रस्ट की ओर से इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं कि उन्होंने इतनी तकलीफ़, इतनी ठंड में पूरी रात ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे और आए और हमारा प्रोग्राम जो है उसको कामयाब होने में सफलता दी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये भी है कि खाने का इंतज़ाम है, और जो लोग ख़ास करके बाहर गांव से आए हैं उनके बच्चे और बच्चों के साथ आए हुए उनके पेरेंट्स वगैरह के लिए भी खाने का इंतज़ाम है, तो खाना खा के जाइएगा। जज़ाकल्लाह। और जिन लोगों के चेक बाकी हैं उन लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे बाहर 5 टेबल लगे हुए हैं, उस पर आप अपने चेक्स वहाँ से वसूल कर सकते हैं। बाहर टेबल लगे हुए हैं, उसमें से आप अपने चेक वसूल कर सकते हैं। बाकी जो रह गए वो चेक वहाँ पे बाहर टेबल लगे हैं, उसमें आप वसूल कर सकते हैं। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 ने 500 से 600, इस तरह के स्लैब दिए हुए हैं। हर एक टेबल पे 100-100 का स्लैब है, तो 100 से 200 वाले वो टेबल पे जाएं, 200 से 300 वाले वो टेबल पे जाएं। उस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर सबको चेक मिल जाएंगे। खाना खा के क्या
सभी मेहमान खाना खा के जाएं। सामने बिल्डिंग